ये कैप्टन साहब एक बात है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें एतमाद बहाल करना पड़ेगा, और उसमें जब बातचीत होगी और जब मेरे ख्याल से, और जब एक समझौता होगा और उसकी खबर होगी और जब ये चलन में आ जाएगा। देखिए अभी अभी तो दिक्कत हो रही ना, अभी कोई समझौता नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, तो रुपया जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। अब ईरान में जो इंडियन लोग हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है। आप जो इंडियन दुकानदार है, मैं खुद ईरान गया, मैं अमेरिका भी गया, लेकिन ईरान जब गया वहां पे जो इंडियन लोग हैं उनको तो अगर इंडियन रुपया दे दो खुश हो जाते हैं, हाँ, या डॉलर दे दो, इस तरीके, तो वहां प्रॉब्लम नहीं है जहां पे आप चीजें खरीद सकते। भाई पैसे का काम क्या है कि आप कोई चीज ले ले जब आप चाहें, कहीं कोई रुकावट ना आए, यही बात तो है, और तो कुछ है नहीं। तो अगर वो चीज हो जाएगी और बड़ी आसानी से हम तिजारत कर पाएंगे। भाई पहले तो डॉलर नहीं था ना, पहले तो चमड़े का चला दिया, कहीं जो है लोहे का चल गया, गिलट का चल गया, सोने की मुद्राएं चलती थी पहले, हाँ, और कुछ तो ऐसे ही वो क्या वो बोलते थे कि लिखा हुआ कुछ ऐसे ही वही मान लिया जाता था। वो इस तरीके की चीजें जो है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें इसको थोड़ा से पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। मैं थोड़ा से आगे बढ़ूंगा, मेरे साथ अभी फजील साहब जुड़ेंगे, फिर मैं उनसे, लेकिन मैं आपसे कैप्टन साहब, मैं जो बात कर रहा था इजराइल की इस वक्त, कि ये जो तमाम चीजें हो रही, चाहे सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका में, अभी हम जैसे देख रहे थे कि कुछ चीजों के लेकर के बहुत करीब जो है ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत पर का आज दूसरा दौर पूरा हो गया। रोम में हुई दूसरी दौर की अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने बातचीत को पॉजिटिव बताया है। इस बातचीत में ओमान ने मिडिल देश की भूमिका निभा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि बातचीत ओमानी राजदूत के निवास पर दो अलग अलग हालों में हुई, यानी आमने सामने दोनों नहीं हुए कि आप हाथ मिला रहे हैं और हंस रहे हैं और बोल रहे हैं, ये उन्होंने ऐसा मौका नहीं दिया। यही ईरान का है कि भाई अभी मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं आपको सलूट करूं, आप मुझे सलूट करें और मैं आपसे गले मिलूं, अभी ये मुमकिन नहीं है। तो ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि सीधे आमने सामने नहीं बैठे। बातचीत की मध्यस्थता ओमानी विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने की, जो दोनों देशों में। अब यहाँ पे देखिए वो क्या क्या हुआ यहाँ बैठक में, ईरान क्या बोला। अब ईरान जो है बातचीत के दौरान एक और जहां ईरान अमेरिका के बीच संभावित परमाणु समझौते की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की गई, वही ईरान ने ये स्पष्ट किया है कि वो ऐसे किसी भी नए समझौते में अमेरिका से सख्त गारंटी चाहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान चाहता है कि अमेरिका भविष्य में समझौते से एक तरफा रूप से बाहर न निकले, और अगर ऐसा होता है तो ईरान को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। यूरेनियम के मामले में ईरान ने यह भी प्रस्ताव रखा कि उसके पास मौजूदा समय में जो संवर्धित यूरेनियम का भंडार है उसका कैसे प्रबंध किया जाए, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। इसके अलावा प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया और वाशिंगटन के लिए कुछ स्तरीय राजनीतिक दौरे की उम्मीद जाहिर की। अब यहाँ पे ईरान फोबिया पर भी बोला ईरान कि ईरान फोबिया जिस तरीके से वो किया जा रहा है, मैं ये चीजें सामने आएंगी, मैं उस पर बात करूंगा। फजील साहब जुड़ गए। मैं सिर्फ आपसे कैप्टन साहब ये कि इसका इजराइल पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। जाहिर है कि नेतन्याहू में घबराहट तो होगी, ऐसा नहीं कि अगर भाई ये दोनों मिल गए तो हमारा क्या, क्योंकि बहुत फर्क पड़ेगा। कैप्टन साहब से आने चाहते और फजील साहब जुड़ गए, मैं उनका इस्तकबाल कर लेता हूँ। फजील साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनका खैर मकदम है, और नेशनल और इंटरनेशनल और खास तौर से जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी अच्छी नजर रखते हैं। बड़ा अच्छे तरीके से वो तजिया करते हैं, बोलते हैं। तो मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और मैं कैप्टन साहब से, अगर फजील भाई मैं जो बात कर रहा था उस पे फिर आपकी तरफ भी आऊंगा। कैप्टन साहब मैं चाहता हूं कि इस पे मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट सवाल होगा। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, देखिए सबसे पहले तो मैं इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूं। इजराइल चाहता है कि ईरान
के पास एक भी न्यूक्लियर हथियार ना हो। बहुत ही वाजिब डिमांड है, क्योंकि इजराइल को लगता है कि अगर उसके किसी भी दुश्मन मुल्क के पास एक भी न्यूक्लियर हथियार हो गया और उसने एक न्यूक्लियर हथियार अगर कभी गुस्से में आकर गिरा दिया, वैसे गिराएंगे नहीं, जैसे मैं हमेशा यकीन करता हूं कि 300 साल तक कोई न्यूक्लियर वॉर होगा नहीं, लेकिन समझिए एक मैं मिनट के लिए मान मैं लेते हैं आज की कि इस बात को हर डिबेट में कोट करता हूं, कल भी कोट किया था, इससे पहले भी। तो लेकिन एक मिनट के लिए मान ले कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है, जो कि ईरान बार बार मना कर रहा है कि नहीं बनाएगा, तो इजराइल को ये डर है कि अगर वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल के ऊपर हमला करके इस्तेमाल कर लेगा तो इजराइल को तो अच्छी खासी नुकसान हो जाएगी। दूसरी बात, अमेरिका भी नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग अमेरिका की सारे मित्र देशों के साथ है, चाहे वो जापान हो, जापान साउथ कोरिया हो, सबको अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला में रखा हुआ है। नेटो देशों को अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला में रखा हुआ है, इजराइल को भी। वो मोटा मोटी ऐसा है कि अगर किसी मुल्क ने जापान, साउथ कोरिया, नेटो देश या इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला किया, जैसे ईरान ने अगर इजराइल के ऊपर एक बम गिरा दिया, तो अमेरिका जो है उसको साथ आना पड़ेगा, और अमेरिका को मालूम है कि उसको तब इजराइल को परमिशन देनी पड़ेगी, मान जाना पड़ेगा कि इजराइल के पास जो 70 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, वो इजराइल जो मर्जी करे, यानी इजराइल चाहे तो ईरान पर छोड़ दे। अब आप एक ईरान की कल्पना कीजिए जिस पर इजराइल को छूट मिल गई है न्यूक्लियर हथियार फेंकने की, क्योंकि ईरान ने एक बॉम्ब, कितना भी कैसा भी हो छोटा सा, इजराइल पर फेंक दिया है। तो एक हम लोग फौज में बोलते हैं मैड, यानी MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि ईरान के पास अगर एक भी बॉम्ब आ गया, एक बॉम्ब काफी है, और उसने इजराइल के ऊपर फेंक दिया, तो फिर इजराइल भी काउंटर ऑफेंसिव में सेकंड स्ट्राइक बोलते हैं। पहला स्ट्राइक का मतलब है कि ईरान ने इजराइल पर एक बम फेंका, सेकंड स्ट्राइक का मतलब है कि जवाबी हमले में इजराइल अपने पास जो 70 बम है वो ईरान पर फेंक दे। अगर ऐसा नहीं कर सका तो फिर अमेरिका बाध्य है कि वो इजराइल की तरफ से होकर ईरान पर हमला कर दे, यानी अमेरिका बाध्य है कि वो इजराइल की तरफ से होकर ईरान के ऊपर एटम बम छोड़ना शुरू कर दे। तो ये जो सिचुएशन है, इससे अमेरिका भी बचना चाहता है। अब ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान क्यों न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है? जाहिर बात है, ईरान को लगता है कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो फिर अमेरिका उनको दबा नहीं पाएगा, इजराइल उनको दबा नहीं पाएगा। लेकिन बात यह है कि ईरान अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो उसके बाद पूरा इक्वेशन ही गड़बड़ा जाता है। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है, किस पर इस्तेमाल करेगा? फ्री है इजराइल के ऊपर। तो इजराइल भी कह देगा कि मैं भी मौका मिलते ही 70 बॉम्ब ईरान पर छोड़ दूंगा। देखिए, एक शब्द होता है कि इससे पहले कि दुश्मन आप पर एटमी हमला कर दे, यानी इससे पहले कि ईरान इजराइल पर एटमी हमला कर दे, उसके पहले ही इजराइल एटमी हमला कर दे ईरान पर। तो ये जो फिलॉसफी है, ये बहुत ही जटिल फिलॉसफी है। हम में से जो लोग बंदूक चला चुके हैं, हम में से कुछ लोग गुलेल भी चला चुके हैं, ये उम्मीद करना कि आप दुश्मन पे एक गुलेल से एक कंकड़ मार देंगे और दुश्मन बैठ जाएगा, अपनी गुलेल नहीं चलाएगा, दोबारा 3 बार नहीं चलाएगा, ये होता नहीं। ये उम्मीद करना कि मैं दुश्मन के ऊपर एक गोली मार दूंगा और दुश्मन जवाब में मेरे पर 1 या 2 गोली नहीं मारेगा, ये हम में से मिलिट्री में हम सबको मालूम है कि जब आपने फायर खोला, न्यूक्लियर हथियार बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब दर्शक सोचते हैं ईरान बना लेगा तो ईरान भी सुपर पावर हो जाएगा। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं।
ईरान के पास अगर 1, 2, 3 न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए, फिर भी आयतुल्लाह खुमैनी और उनके एडवाइजर्स को पता होना चाहिए। मैं ईरान को धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं उनको समझा रहा कि ईरान अगर 1, 2, 3 न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, कुछ नहीं होता है। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का देख लीजिए, हिंदुस्तान ने 1 बनाया, उन्होंने 2 बना दिए, उन्होंने 2 बनाए, हमने 4 बना दिए। करते करते आज हालत क्या है? इंटेलिजेंस सोर्सेज बोल रही हैं कि उन्होंने भी 160 बना लिए हैं पाकिस्तान ने, हमने भी 162 बना लिए हुए। तो क्या अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर एटमी हमला कर देगा, क्या हिंदुस्तान जीत जाएगा? अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बहुत नाराज हो जाता है, 2-4 एटमी बम हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पर छोड़ जाते हैं, मार देते हैं, सरगोदा पे मार देते हैं, तो उसके बाद क्या पाकिस्तान युद्ध हार जाएगा? नहीं, पाकिस्तान के जनरल साहब वो बैठे, वो भी उनके पास जो 160 न्यूक्लियर हथियार हैं, वो भी दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, मथुरा, जयपुर और चंडीगढ़ को अपनी जद्दोजहद में ले लेंगे। यही रीजन है कि अमेरिका और रूस में 1950 के बाद से कोई टेंशन अगर हुई है तो कन्वेंशनल हथियारों के साथ हुई है। यही रीजन है कि अमेरिका और रूस अपने न्यूक्लियर वेपन की नुमाइश करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। मैड, MAD, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो ईरान बम बना लेगा तो वो ईरान के कमजोर होने का पहला दिन है। क्यों? उसके बाद इजराइल भी बोलेगा कि मेरे पास भी 70 हैं, और इजराइल भी वो